हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वील टॉक अबाउट जेनेटिक कोड। तो इससे पहले के जो हमारे लेक्चर थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, उसमें हमने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, फिर हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। इस लेक्चर में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये भाई साहब जो हैं ये बहुत दुखी हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जेनेटिक कोड है क्या। तो चलिए इन्हें और आप सभी लोगों को साथ में समझाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या कहती है। तो ये कहती है दैट इट इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट कैन ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए और आरएनए टू प्रोटीन। भाई ये तो वही किताबी भाषा हो गई है जो नहीं ही समझ आती है यूजुअली, तो इसको थोड़ा अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, हमारे पास में जो जेनेटिक कोड है वो कुछ नहीं है, वो सिंपल नाइट्रोजनस बेसिस के इशारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक आरएनए है, ठीक है। आरएनए का अगर मैं सिंगल स्ट्रैंड लूँगी तो वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। अब इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो अरेंज्ड है, ठीक है। अब मैं एक काम करने वाली हूँ कि मैं ये नाइट्रोजनस बेसिस को ना तीन तीन के कॉम्बिनेशन में ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत के 3 ले लिए, फिर उससे अगले 3 कॉम्बिनेशन उठा लिए, 3 का कॉम्बिनेशन उठा लिया, और फिर उसके बाद में मैंने अगला 3 नाइट्रोजनस बेसिस को उठा लिया और कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास में ना आता है एक बड़ा ही अच्छा आरएनए जिसका नाम है टीआरएनए, है ना। ये टीआरएनए होता है और ये क्या है, मेरा एमआरएनए है। अब ये टीआरएनए क्या करता है ना, ये अपने भाई एमआरएनए के इशारों को समझता है। जैसे कि तुम अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, फिर तुम्हारे जो दोस्त होते हैं तुम उनके इशारों को समझते हो कि भाई फर्स्ट का सेकंड आंसर बता दे, तो उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें आंसर बता देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो टीआरएनए है ये क्या करेगा, ये इस एमआरएनए के इशारों को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग जाके क्या करेगा, एक अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो टीआरएनए क्या करता है ना, टीआरएनए ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजनस बेसिस को रैंडमली रीड करना शुरू कर देगा। ऐसे हमारी बॉडी में अगर चीज़ें रैंडमली होने लग जाएंगी तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे रैंडमली रीड नहीं करता, एक तरीका होता है रीड करने का। अब उस तरीके को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि टीआरएनए आएगा और देखेगा 3-3 के पेयर को, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी अमाइनो एसिड बनता होगा वो ले आएगा उठा के, है ना। अब इन 3-3 के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। तो देखा जाए तो ये कोडॉन ही है जिसके लिए या जिसे समझने के लिए हमने जेनेटिक कोड को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई टीआरएनए क्या करता है ना, वो अमाइनो एसिड को लेकर आता है, फिर अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के हम प्रोटीन बनाते हैं। अब टीआरएनए किसके कहने पे अमाइनो एसिड को लेके आएगा? एमआरएनए के कहने पे। एमआरएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो 3-3 के कॉम्बिनेशन में रीड किए जाते हैं। कौन रीड करता है? टीआरएनए रीड करता है। तो इस 3 के कॉम्बिनेशन को मैं क्या कहती हूँ, कोडॉन कहती हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं कि भाई क्या होता है जेनेटिक कोड। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। सेट ऑफ रूल मतलब क्या हुआ कि भाई देखो 3-3 के कॉम्बिनेशन में रीड करना, इधर उधर भटक मत जाना। दैट कैन ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर्ड है? नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे इनटू अमाइनो एसिड का लंबी सी चेन, दैट इज प्रोटीन, है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पे जो कि तुम्हारे दिमाग में भी आ ही रहा होगा कि यार हमने कोडॉन को 3 ही कॉम्बिनेशन में क्यों लिया। भाई मैं एक नाइट्रोजनस बेस को भी तो कोडॉन मान सकती हूँ, मैं 2 नाइट्रोजनस बेस को साथ ले लूँ तब भी मैं कोडॉन मान सकती हूँ। हम ट्रिपलेट ही क्यों मानते हैं उसको? कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट ही क्यों होता है ना। तो इसके लिए भाई यहाँ पे एक हमारे पास छोटी सी लाइन है जो कह रही है कि 20 अमाइनो एसिड हैं अपने पास जो हमें चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और तुम्हारे पास सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तुम उन बेचारे 4 नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर सारा भार डाल दोगे क्या? जाओ जाके 20 अमाइनो एसिड लेके आओ। तो इसका हम थोड़ा एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के समझते हैं कि होता कैसे है ना। अब आधे बच्चे तो यहीं पे वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे कि ये तो मैथ्स आ गई बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा हम रीज़न आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि भाई एक अगर मेरे पास में नाइट्रोजनस बेस है और मैं लॉजिक लगाऊं कि मैं एक नाइट्रोजनस बेस से एक अमाइनो एसिड को क्या कर सकती हूँ, कोड कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं मानूँ कि एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो 4 नाइट्रोजनस बेस क्या कर पाएंगे? सिर्फ 4 ही तो अमाइनो एसिड के लिए कोड कर पाएंगे। बाकी के जो 16 अमाइनो एसिड है वो बेचारे कहाँ जाएंगे अब?
तो अब हम थोड़ा दूसरा सोच के देखते हैं कि एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे दो दो ले लेते हैं कि मेरे पास में दो नाइट्रोजनस बेस को मैं एक साथ ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास में दो नाइट्रोजनस बेस का मैं पेयर बना के ले रही हूँ तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, यहाँ हम लेते हैं 4⁻²। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएंगे नियर अबाउट 16 कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैं दो दो के पेयर बना के लूँ नाइट्रोजनस बेस के तो मेरे पास टोटल 16 कॉम्बिनेशन आते हैं, और ये 16 कॉम्बिनेशन 16 अलग अलग अमाइनो एसिड को लेकर आ सकते हैं। पर देखा जाए तो यार ये तो अभी भी इनसफिशिएंट ही दिखा रहा है, मुझे तो 20 अमाइनो एसिड को लेके आना था। तो अब हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम ना कोशिश करते हैं कि हम 3-3 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अगर मैं 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 64 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। ठीक है, अब 64 कॉम्बिनेशन इनफ है ना। ये 64 कॉम्बिनेशन क्या हुए भाई, अपने पास 20 अमाइनो एसिड को लाने के लिए 64 कॉम्बिनेशन इनफ होते हैं, मतलब कि 64 कोडॉन्स आ गए। अब ये 64 कोडॉन्स जो है इनमें से कुछ अमाइनो एसिड को ले आएंगे, कुछ और मतलब चीज़ें परफॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में ये देखा गया कि मेरा जो कोडॉन है ना, अगर मैं देखूं कि मेरे को सफिशिएंट डेटा मिल रहा है तो वो तभी मिल रहा है जब मैं कोडॉन को क्या मान रही हूँ कि वो एक ट्रिपलेट है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे कि हमने कोडॉन को ट्रिपलेट ही क्यों माना, क्योंकि उससे कम लोगे तो भाई इनसफिशिएंट डेटा हो जाएगा, उससे ज़्यादा लोगे तो एकदम ही बहुत ज़्यादा मतलब ओवर डेटा हो जाएगा जो हमें चाहिए ही नहीं है ना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बॉडी एक लॉजिक छोटा सा लगाना है यहाँ पे बच्चों को ना, कुछ को क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करें, हम 4-4 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, मैं 4 की पावर को 4 पे चढ़ा दूँ। अब मेरे पास कितने इतने सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, वो भी तो यूज़ कर सकते थे। बॉडी हमारी ना एनर्जी पे चलती है। ठीक है, आप उतने कोडॉन बनाओ जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कोडॉन बनाने में एनर्जी क्यों ही वेस्ट करनी है। अगर 64 कोडॉन पे काम चल रहा है तो उतने बहुत हैं बस। ठीक है, तो ये लॉजिक लगा के आप सोचो कि कोडॉन जो है मेरा वो ट्रिपलेट ही होता है। अब आते हैं हम इस बात पे कि साइंटिस्ट कौन कौन से इन्वॉल्व रहे। देखो, अब हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें जेनेटिक कोड के बारे में कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। सबसे पहले आते हैं जॉर्ज गमाउ सर। इन्होंने क्या किया था, यही है वो जिन्होंने एक्चुअली बताया था कि कोडॉन क्या है मेरा, कोडॉन एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है, मतलब यूजुअली नीट में जब क्वेश्चन आता है इस पे, तो वो ऐसे पूछते हैं कि किसने जेनेटिक कोड को डिसाइफर किया था, तो वो कौन थे, वो जॉर्ज गमाओ सर थे। इन्होंने ही बताया था कि कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट है ना। फिर आते हैं हम हरगोबिंद खुराना सर पे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने होमोपॉलीमर बनाया था, होमोपॉलीमर ऑफ आरएनए। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि इन्होंने एक ऐसा आरएनए बनाया जो सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, मतलब जैसे यू 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 की चेन बना दी सब में, मतलब पूरे आरएनए में यूरेसिल ही है बस, या फिर ए की चेन बना दी, अब पूरे आरएनए में सिर्फ एडेनाइन ही है। तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली होमोपॉलीमर को बनाया था। ठीक है, फिर आते हैं हम सेवेरो ओकोवा सर पे। सेवेरो ओकोवा सर ने ना एक बहुत ही मज़ेदार एंजाइम बनाया था जिसका नाम है ओकोवा एंजाइम। ठीक है, अब मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एंजाइम बहुत ही अच्छा होता है, एक ना पहले थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब हमने कभी आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हमने इसको पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई, डीएनए का टेम्पलेट होता है, उसको यूज़ करके ये हमारा आरएनए बना देता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज किस मैनर में काम करता है, ये काम करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में। ठीक है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, मतलब कि जब तक तुम इसे पहले से कोई बना हुआ आरएनए या फिर डीएनए नहीं दोगे तब तक ये दूसरा स्ट्रैंड जनरेट नहीं कर पाएगा। सही बात है बिल्कुल, लेकिन ओकोआ एंजाइम ऐसा नहीं है। ओकोआ एंजाइम चलता है अपनी शर्तों पे, उसे कोई मतलब नहीं है तुम उसे टेम्पलेट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ओकोआ जो है वो एक आरएनए के स्ट्रैंड को बना सकता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब कि ये क्या करेगा, ये आपका पूरा का पूरा आरएनए सिंथेसाइज कर देगा और इसे कोई टेम्पलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये एंजाइम जो था ये किसने बनाया था, सेवेरो ओकोआ सर ने बनाया था। अब आते हैं हम मार्शल नायरनबर्ग सर पे। इन्होंने क्या किया था, इनका ना बहुत ही मतलब बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है जेनेटिक कोड की, जो पूरा डिपार्टमेंट है लाइक जेनेटिक कोड में इनका बहुत ही बड़ा रोल माना जाता है। क्या इनका रोल था, इन्होंने प्रोटीन को ना इन विट्रो सिंथेसाइज कर दिया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन विट्रो सिंथेसिस, कि इन्होंने प्रोटीन को लेबोरेटरी में बनाया था पहली बार। मतलब प्रोटीन क्या होता है ना, जनरली भाई अपनी बॉडी में ही बनता है, या तो प्लांट की बॉडी में बनेगा, अपने में नहीं बन रहा तो, लेकिन इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस इन विट्रो कर दिया था, मतलब कि इन्होंने लेबोरेटरी में प्रोटीन को बना दिया था।
जिससे क्या हुआ था ना, हम बहुत सारे फीचर्स प्रोटीन के बारे में पढ़ पाए थे कि प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है आरएनए या डीएनए को यूज़ करके, है ना। तो ये सारे हो गए मेरे कंट्रीब्यूशन अबाउट द साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन जेनेटिक कोड, है ना। ये साइंटिस्ट के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान देना। अब हम आते हैं मेजर पार्ट पे, जो कि है मेरा सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये हमारे एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या है कैसे है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास जेनेटिक कोड का सबसे पहला फीचर, वो ये है कि भाई जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। जैसे तुमने 3 इडियट्स देखी होगी ना, उसमें वो 3 एकदम मस्त महान कलाकार होते हैं, राजू, फरहान और रेंचो, तो उसकी तरह ही मेरा जो जेनेटिक कोड है वो भी एक ट्रिपलेट ही होता है। क्यों होता है इसको मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में समझा दिया है कि भाई वो ट्रिपलेट ही होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम आते हैं सेकंड अपने पॉइंट पे, जो कहता है कि कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं दे कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। मतलब कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि कोड मेरा डीजेनरेटेड है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैं इसको यहाँ समझाती हूँ। देखो अभी तक ना दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार जब 20 अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो मेरे पास में कोडॉन भी 20 बहुत है, मेरे पास 64 कोडॉन क्यों आए? 20 अमाइनो एसिड थे तो 64 कोडॉन क्या कर रहे हैं? अब यहाँ इस बात को समझो कि आपका एक अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज़्यादा कोडॉन से भी कोड हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं ग्लाइसिन से देती हूँ। जैसे ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन मेरा एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ग्लाइसिन जो होता है वो आपके 2 कोडॉन से कोड हो सकता है, मतलब कि चाहे उसे मिल जाए GGC, ठीक है, या उसे मिल जाए GGG, दोनों ही कोडोन से वो कोड हो सकता है। दोनों में से कोई भी कोडोन मिलेगा तो वो कोड हो जाएगा, मतलब कि वो अमाइनो टीआरएनए इस वाले कोड को पढ़ के ग्लाइसिन को ही उठा के लाएगा हमेशा। तो समझ आ रही है कि अब वो 64 जो कोडोन्स थे वो क्या कर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज़्यादा कोडोन से भी कोड हो जाते हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर मेरे पास 64 कोडोन्स भी आ जाते हैं तो वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसे कोडोन हैं जो आपके अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, या फिर एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो जा रहा है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डीजेनरेसी हो जाना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक कोडोन ऐसा नहीं है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो एक ही कोडोन से कोड होगा, ठीक है। एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से भी कोड हो सकता है। अब यहाँ पे आता है कि भाई बायो हो और एक्सेप्शन ना हो, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते। बायो, केमिस्ट्री, ये सब तो एक्सेप्शन पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है मेरे पास में, वो ये है कि अपने पास में दो ऐसे अमाइनो एसिड है, नॉट कोडॉन, ठीक है। 2 ऐसे अमाइनो एसिड है मेरे पास में, एक है मेरे पास मीथियोनिन और एक है मेरे पास ट्रिप्टोफन। ये दोनों अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं कोडॉन से, जो भी इनके आगे अपने रिस्पेक्टिव कोडॉन्स लिखे हैं उन्हीं से कोड होते हैं और किसी से नहीं होते। मतलब मीथियोनिन सिर्फ AUG से ही बनेगा और UGG जो है वो सिर्फ ट्रिप्टोफन जो है वो सिर्फ UGG को ही पहचानेगा, या फिर टीआरएनए ट्रिप्टोफन को सिर्फ तभी लाएगा जब उसको UGG दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों अमाइनो एसिड क्या है, ये एक्सेप्शन है टू दिस सेकंड पॉइंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि भाई देखो अपना एक कोडोन जो है ना वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, यानी कि वो अनएम्बिगुअस है। अब मुझे ये बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि सेकंड और थर्ड पॉइंट में यूजुअली बच्चों को होती है दिक्कत, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, स्पेशली ये 2 पॉइंट्स जो मेरे सेकंड और थर्ड वाले हैं इनको समझते हैं अलग से। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ है मेरे पास अमाइनो एसिड, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक अमाइनो एसिड और यहाँ मैं ले लेती हूँ एक कोडॉन, ठीक है। अब इन दोनों के नेचर को समझते हैं थोड़ा। देखो भाई अपना अमाइनो एसिड क्या है, अपना अमाइनो एसिड है थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का, ठीक है, एकदम मस्त दोस्त वोस्त बनाता है, घूमता फिरता है, बाहर जाता है, तो ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, घूमता फिरता रहता है। कोडॉन क्या है, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है ना। तो ये ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, एक ही दोस्त बनाता है और उसी के साथ चिपक के सारा दिन रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाइनो एसिड एक्सट्रोवर्ट है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि एक अमाइनो एसिड जो है वो आपके एक से ज़्यादा कोडॉन से दोस्ती कर सकता है। मतलब कि एक अमाइनो एसिड जो है वो मैनी कोडॉन से कोड हो सकता है। मैनी कोडॉन कैन कोड 1 अमाइनो एसिड, है ना, उसे कोई भी चलेगा।
मतलब उसे आज लग रहा है कि अरे ठीक है ये वाला कोडॉन फ्री नहीं है, चलो मैं उस वाले कोडॉन के साथ घूमने निकल जाता हूँ। तो ये क्या है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर का है। लेकिन अगर मैं कोडॉन की बात करूँ ना, तो कोडॉन थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का है। वो क्या कहता है कि भाई मैं एक कोडॉन हूँ और मैं हमेशा इसी वाले अमाइनो एसिड के साथ ही घूमूंगा। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कोडॉन है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का है, कि वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड आपके कई सारे कोडॉन से कोड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के कोडॉन, लेकिन एक कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। इसका फिर से एग्जाम्पल हम ग्लाइसिन के थ्रू ही लेते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन के मेरे पास में दो कोडॉन क्या हैं, GGC और GGG। तो यहाँ पे लिखते हैं, पेन चेंज करते हैं पहले। तो मेरे पास में है ग्लाइसिन, ठीक है, यहाँ आ गया मेरे पास ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन जो है ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो मेरा किससे हो सकता है, GGC इज़ वन कोडॉन जिससे वो कोड हो सकता है, और दूसरा है मेरे पास GGG, दिस इज़ अनदर कोडॉन जिससे वो कोड हो सकता है। तो तुम देख रहे हो कि एक अमाइनो एसिड है बट वो दो दो कोडॉन के साथ मस्त घूम सकता है। लेकिन अब मैं बात करूँ अगर GGC के बारे में, तो GGC जो है ना वो सिर्फ ग्लाइसिन को ही कोड करेगा। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं है कि GGC भी जाके अलग अलग अमाइनो एसिड के साथ घूम रहा है। GGC जो है वो सिर्फ ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। या अगर मैं बात करूँ GGG, तो GGG भी सिर्फ ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो और बाकी अमाइनो एसिड के साथ जाके घूमेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो अब यहाँ पे एक और हम मतलब इसको थोड़ा ना अलग रीज़न से भी समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इससे समझ आ गया होगा वैसे, बट एक और तरीका देखते हैं। देखो यार, अपने पास क्या है ना, हमारे पास ऐसा सिस्टम चलता है कि मेरे पास है RNA। ठीक है, अभी मैंने बताया कि mRNA होता है जिसको रीड कौन करता है, tRNA रीड करता है। देखो यहाँ पे लेते हैं, ये है मेरे पास में mRNA। ओके, ये रहा मेरे पास में mRNA। ठीक है, इस mRNA के ऊपर क्या है, इस mRNA के ऊपर मेरे पास काफ़ी सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। लेट्स से मैंने लिख दिया A है, U है, G है, C, A, कुछ भी, मतलब मैं रैंडमली लिख रही हूँ अभी। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस है। अब क्या होगा, मेरा tRNA आएगा, tRNA इसको रीड करेगा, और इसको रीड करने के बाद तीन तीन के कॉम्बिनेशन में वही सेम वो रीड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो जाके अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। अब तुम लॉजिक लगाओ कि अगर ये एक मेरे पास कोडॉन है, अगर ये एक कोडॉन दो अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड करना शुरू कर दे, तो tRNA तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं कौन सा अमाइनो एसिड लेके आऊँ, तुम तो दो दो के लिए कोड कर रहे हो। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोडॉन एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड करे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाला कोडॉन और ये वाला कोडॉन दोनों ही किसी एक, लेट्स से मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, ऐसा सच नहीं है, लेट्स से कि दोनों ही ट्रिप्टोफन के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही लेट्स से ट्रिप्टोफन के लिए कोड करें। मैं जानती हूँ कि ट्रिप्टोफन के लिए एक ही कोडॉन कोड करता है, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि चलो ठीक है दोनों ही ट्रिप्टोफन के लिए कोड करें, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। tRNA इसके लिए भी ट्रिप्टोफन उठा लाएगा, tRNA इसके लिए भी ट्रिप्टोफन उठा लाएगा। तो समझ गए? तो यही दिक्कत होती है जिसकी वजह से एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो जाते हैं। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में अच्छे से रख लो। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं अनएम्बिगुअस भी कह देती हूँ। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। वैसे तो सेकंड और थर्ड समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसी में हो गया, बट फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है कि कोड जो है आप उसको कॉन्टिन्यूसली रीड करते हो mRNA में, किसी पंक्चुएशन को ध्यान में नहीं रखते हो। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे mRNA है ना, ये mRNA है, तो जब tRNA आएगा, ये फिर से वही बनाना पड़ेगा, AUGCAG कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे tRNA आएगा तो वो ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ मैं एक कोड पढ़ लेता हूँ, अब मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, सी को छोड़ देता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा उसे पढ़ने का, ऐसा नहीं होता। ठीक है, tRNA आएगा तो वो कंटिन्यूसली इसको रीड करना शुरू करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि कोड को कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होती, बीच में कोई गैप आपको नहीं डालना होता। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि कोड जो है वो मेरा नियरली यूनिवर्सल है। अब इसमें ना ये नीट वाले बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी बात है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान देना, ये NCERT भी लिखती है कि वो नियरली यूनिवर्सल है ना, कम्प्लीटली यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि फिर से हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शन तो होना ही चाहिए। नियरली यूनिवर्सल होने का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं कि भाई अगर मेरे पास में लेट्स से ट्रिपल यू है ना, ट्रिपल यू क्या करता है, वो फिनाइल एलानीन के लिए कोड करता है।
ठीक है, फिनाइल एलानिन जो मेरा अमाइनो एसिड है उसके लिए ये कोड करता है। तो चाहे ह्यूमन हो चाहे बैक्टीरिया हो, दोनों में ही ट्रिपल यू जो है वो फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन मैं ले लेती हूँ। एक्सेप्शन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनका जो कोडिंग है, मतलब उनके जो कोडॉन्स है वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनमें ऐसा हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सैलिटी ना आए, उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाए, लेकिन वैसे देखा जाए तो जेनेटिक कोड नियरली आपका यूनिवर्सल ही होता है ना। उसके बाद हम आते हैं AUG का डुअल नेचर पे। AUG का डुअल नेचर क्या होता है, देखो यार, AUG जो है ना, एक तो मेरा वो स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कोडॉन भी कहती हूँ। स्टार्ट कोडॉन अपने पास एक ही होता है। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन कहती हूँ। स्टार्ट कोडॉन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास में जब हम कहते हैं कि जब हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि राइबोसोम जो होती है वो मेरी मशीनरी ऑफ प्रोटीन होती है, यानी कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है। तो ये आगे आप जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ट्रांसलेशन, उसमें देखोगे कि एक्चुअली राइबोसोम क्या करता है, वो mRNA पे आके चिपक जाता है, और जहाँ राइबोसोम आके चिपक जाता है वहीं से आपके tRNA अमाइनो एसिड को लाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन होने का मतलब क्या हुआ कि AUG आपका mRNA का वो सीक्वेंस है जिसपे आकर राइबोसोम चिपकेगा, और यहाँ चिपकने के बाद में फटाफट से यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो इसका ये नेचर है कि ये स्टार्ट कोडॉन है, मतलब कि ये ट्रांसलेशन को शुरू करवा रहा है। दूसरा इसका क्या नेचर है, दूसरा इसका नेचर है कि ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है, मतलब कि ये एक अमाइनो एसिड के लिए भी कोड करता है और साथ के साथ में ये स्टार्ट कोडॉन भी है ना। अब एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है और इम्पॉर्टेंट है पढ़नी, वो ये है कि स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं। देखो 7th पॉइंट में इसको हम मेंशन कर देंगे कि मेरे पास स्टॉप कोडॉन नाम की भी एक चीज़ होती है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन हो गए कि भाई जैसे ही ये वाले कोडॉन आते हैं mRNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, वैसे ही राइबोसोम डिटैच हो जाता है, और राइबोसोम डिटैच होने की वजह से क्या होता है, वहीं के वहीं प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। तो स्टॉप कोडॉन कौन से हो गए मेरे पास में, UA, ठीक है, UAA, UAG और UGA। ठीक है, थोड़ा ऐसा अजीब सा साउंड कर रहा होगा, बट यही तरीका है, इसी तरीके से हमेशा से सब बच्चे याद करते आए हैं इसको, कि हमारे पास में 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं भाई। एक होता है UA, UAG और UGA। ये जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएंगे वैसे ही क्या होगा, मेरा राइबोसोम जो है वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द mRNA, और वहीं के वहीं मेरा प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एकदम से रुक जाएगा। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में अभी क्या क्या देखा है, हमने कुछ सेलिएंट फीचर्स देखे हैं जेनेटिक कोड के। उसके पहले हमने देखा जेनेटिक कोड होता क्या है, उसके बाद में वो ट्रिपलेट ही क्यों होता है, और फिर हमने देखा कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो आई होप अब इन वाले भाई साहब की और आपके जितने भी डाउट रहे होंगे जेनेटिक कोड को लेकर वो सारे के सारे सॉल्व हो गए होंगे। बट इन केस आपको फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन कमेंट डाउन, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ में इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।